गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। फिर आपके सामने ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर लेकर, और इसके पहले मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसका थोड़ा रिकैप कर दूं। मैंने उसके पहले आपको शुगर केन, ऑयल सीड, कॉफी, टी एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ाया। उसका प्रोडक्शन देश में किस एरिया में होता है, कहां पे होता है, क्या उसके क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या उस प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आपको नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप इज द क्रॉप दैट इज नॉट यूज फॉर द फूड, भोजन के रूप में जिसे यूज नहीं करते, उसे नॉन क्रॉप फूड कहा जाता है। उसमें आकर देखते हैं रबर, पहला आता है। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। अब देखिए, इक्वेटोरियल क्रॉप का मिस होता है क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर के नजदीक का जो एरिया होता है वहां पे इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। इससे आप खुद क्लियर कर सकते हैं, इट रिक्वायर द हाई टेम्परेचर एंड द रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। इक्वेटर के पास के एरिया का एक बड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वह टेम्परेचर हाई होते हैं, रेनफॉल भी हैवी होता है, तो उसको इसलिए इसको इक्वेटोरियल क्रॉप भी कहा जाता है। बट इन द स्पेशल कंडीशन, खास कंडीशन में ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे देश में साउथ इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो वहां भी प्रोडक्शन इसका होता है। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इस मॉइस्चर भरा हुआ होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, और ह्यूमिड आर्द्रता होनी चाहिए। ह्यूमिड मीन्स क्या था, आर्द्रता होनी चाहिए। रेनफॉल इसके लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होनी चाहिए। जो आप देखिए हमारे देश के कोस्टल एरियाज में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये जो पार्ट है कोस्टल एरियाज, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे इसका होता है। टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। जो आप देखिए साउथ इंडिया का टेम्परेचर इन कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया अधिक होता है टेम्परेचर। इसका यूज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। रबर इंडस्ट्री, देश में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो रबर से कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। देख सकते हैं आप, व्हीकल के लिए टायर बनाए जाते हैं और बहुत सारे गुड्स बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को इसको यूज किया जाता है। प्रोडक्शन एरिया जो हमारे देश में है, देखिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सभी एरियाज में इसके प्रोडक्शन होते हैं। इंडिया का रैंक कौन सा है, 5th रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। इंडिया रैंक इज 5th। तो ये रबर का प्रोडक्शन का आपका है। सेकंड जो नॉन फूड क्रॉप में हमारा है वो आपका कॉटन। रबर के बाद सेकंड में कॉटन है, और ऐसा माना जाता है कि कॉटन का ओरिजिनल होम इंडिया है। मीन्स इंडिया से ही कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड हो सके। तो ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन इज इंडिया है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसको यूज किया जाता है। कॉटन इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया दुनिया में 3rd पोजीशन पे है कॉटन के प्रोडक्शन में। इसका प्रोडक्शन आपको ब्लैक सॉइल में, किस सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और मोस्टली ये ब्लैक सॉइल आपको डेक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं। इसके लिए हाई टेम्परेचर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन it requires a high temperature and a light rainfall, not heavy rainfall. For the cotton production, there is a need of light rainfall and almost 210 days, frost-free days. Here, frost-free days means there should not be moisture in the atmosphere. फुहा भरा हुआ नहीं होना चाहिए आसमान में। At the time of ripening or at the time of harvesting, there must be the sun shining.
और ये खरीफ क्रॉप में आता है। ऑलमोस्ट 6 to 8 months टेक टू हार्वेस्ट दिस क्रॉप और रिपेन दिस क्रॉप। 6 से 8 महीने लगते हैं इसके प्रोडक्शन में लगते हैं। ये प्रोडक्शन एरिया जो भारत में है, आप देख लीजिए, मैंने बता दिया डेक्कन प्लेट्यू कहा, फिर भी मैं स्टेट्स का नाम बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी स्टेट्स हैं कॉटन के लार्ज स्केल प्रोड्यूसर स्टेट्स में काम। तो सेकंड था आपका कॉटन और फर्स्ट था रबर। थर्ड जो आपका है नॉन फूड क्रॉप में, वो जूट है। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। इसका कलर जो है ना गोल्डन होता है, सब मिलता जुलता इससे होता है। इसका प्रोडक्शन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। वेल ड्रेन्ड से मतलब ये है कि जो एरिया है वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। पानी अवेलेबल हो, बट ये एक तरह से वहां से उसके रूट में एकुमुलेट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। और ये फ्लड प्लेन, इसका प्रोडक्शन फ्लड प्लेन में होता है। फ्लड प्लेन जिस आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का पार्ट है, बिहार में कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर फ्लड आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। फ्लड प्लेन में इसका प्रोडक्शन होता है। इसका रीजन ये भी है कि फ्लड प्लेन में एवरी ईयर सॉइल रिन्यू होता रहता है। क्या होता है? रिन्यू होता रहता है सॉइल एवरी ईयर, इसलिए इसको फ्लड प्लेन में इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। इसका प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग, जिस समय ये ग्रोथ करता है उसका टेम्परेचर हाई होने चाहिए। मोस्टली ये खरीफ सीजन के होते हैं और हाई टेम्परेचर में इनको सोइंग किया जाता है और सितंबर के लास्ट में आप कर सकते हैं या अक्टूबर के फर्स्ट में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर में होता ही है। इसका जो प्रोडक्शन होता है यूज किया जाता है गनी बैग के रूप में, मैट्स के रूप में, रॉक्स, यार्ड एंड द कारपेट। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट इसको यूज किया जाता है। आज के डेट में इसका मार्केट लूज होता चला जा रहा है, इसका डिमांड घटता चला जा रहा है। इसका कारण है कि सब्स्टिट्यूट, पहला इसका कारण है कि इसके महंगे होते हैं, कॉस्टली होने के कारण पीपल इसको उतना लाइक नहीं करते हैं। और सेकेंड है इसके सब्स्टिट्यूट भी आ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए बैग्स। तो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए बैग के आ जाने के कारण इसका डिमांड घटता चला जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रही है, नए कानून बनाए जा रहे हैं ताकि इसके प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके, इसके इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। Okay, for the production of agriculture to meet the need of the growing population, के ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए देयर इज ए ग्रेट नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ग्रेन इन द कंट्री। अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन हो एग्रीकल्चर में। नॉर्मली हम जानते हैं आज भी टेक्निकली चेंजेज आने के बावजूद भी, एडवांसमेंट के बावजूद भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां ट्रेडिशनली खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। एंड द फार्मर्स ऑफ दीज एरियाज डिपेंड्स अपॉन मानसून एंड दैट द नेचुरल फर्टिलिटी। मानसून जो आप जानते हैं जून में एंट्री करता है और सितंबर के लास्ट में लौट जाता है। इट ब्रिंग्स द रेनफॉल, ये पानी लाता है और बारिश आती है। और दूसरा नेचुरल फर्टिलिटी पे दे डू नॉट यूज द मैन्योर और फर्टिलाइजर दैट इज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, उसको यूज नहीं करते हैं। नेचुरली वहां प्रोडक्शन क्या होगा? लेस इन कंपेयर टू द मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। आज भी उसके लिए किसी पर डिपेंड है। बट
मैंने बताया ना, ग्रोइंग नीड, पॉपुलेशन के इंक्रीज करने के एक और तरफ, जिस तरह हमारे देश का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, एक सीरियस चैलेंज है टू प्रोवाइड द फूड टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन प्रोवाइड करना एक चैलेंज है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना, टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म लाना, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन किसी लैंड से किया जा सके ग्रीन का। उसके लिए कई स्टेप्स उठाए गए, कंसोलिडेशन एंड द कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ द लैंड्स और होल्डिंग्स, जमीन का कोलेक्टिवाइजेशन करना, वो स्टार्ट किया गया। कॉपरेशन स्टार्ट किया गया, कोऑपरेटिव सेक्टर स्टार्ट किया गया, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी सिस्टम बहुत पहले से था, उसमें हजारों हजार एकड़ लैंड एक जमींदार के पास रहता था। दे डो नॉट यूज द लैंड प्रॉपरली, वो लैंड को प्रॉपरली यूज नहीं करते थे, टेनेंट के थ्रू यूज करते थे। तो उस जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, एक लिमिट क्वांटिटी ऑफ लैंड का उनको दिया गया राइट, रेस्ट ऑफ द लैंड अमंग द पुअर पीजेंट टू द फार्मर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जमींदारी सिस्टम खत्म होने के बाद। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ, उसमें एग्रीकल्चर पर फोकस अधिक दिया गया, और एग्रीकल्चर पर फोकस देने के साथ साथ लैंड रिफॉर्म पर अधिक फोकस दिया गया, जमीन सुधारने, जमीन के रिफॉर्मेशन से। राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा एक कानून है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। मेन कारण है लैंड के टुकड़े टुकड़े होने के। अगर किसी पेरेंट्स के पास 10 एकड़ लैंड है, उसे 4 सन है, तो उस 10 एकड़ लैंड को 4 सन में डिवाइड कर दिया, दैट इज द इनहेरिटेंस लॉ, और जिसके कारण वो प्रोडक्टिविटी लैंड का खत्म हो जाता है। जो 10 एकड़ लैंड में कलेक्टिवली एक साथ एग्रीकल्चर करते, उसकी प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद 4 पार्ट में बांट दिया गया, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। लैंड रिफॉर्म लॉज लागू तो किए जाते हैं, लॉज तो बनाए गए, बट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया देश के अंदर। दिस सो देयर इज ग्रेट नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म लॉज। देश में टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ साथ गवर्नमेंट ने 1960-70 में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें हमारे देश का जो स्टेपल डाइट है, व्हीट एंड राइस, इसके प्रोडक्शन पर अधिक फोकस दिया गया, इसके प्रोडक्शन को पर ध्यान दिया। इसके तहत हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज करने के लिए बताए गए, टेक्निकल चेंजेस में लाए गए, टीलिंग के लिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, मॉडर्न मेथड को अप्लाई करने के लिए यूज किया गया। इसमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया गया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, इस सब पर, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके। साथ साथ देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन भी चलाया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्योंकि रियरिंग ऑफ एनिमल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो मिल्क के प्रोडक्शन पर भी ध्यान दिया गया, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया। देश में फार्मर इफेक्टेड होते थे, कभी ड्राउट आ गया, कभी फ्लड आ गया, तो इससे उनके क्रॉप का बर्बाद हो जाता था, और फिर दोबारा अगले साल वो उसमें एग्रीकल्चर करने के लिए तैयार नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए इंश्योरेंस व्यवस्था स्थापना की, क्रॉप इंश्योरेंस। ग्रामीण बैंक का फाउंडेशन किया गया टू प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर एंड ऑल्सो डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी वेन एवर द नीड। जब जरूरत पड़े तो पैसे जमा कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड पे एक प्लानिंग स्टार्ट किया, ताकि उससे किसान एट द टाइम ऑफ नीड वो उसको ले सके और एग्रीकल्चर कर सके। इसके साथ साथ अब देखेंगे इंफॉर्मेशन और फार्मर को और पीजेंट्स को इंफॉर्मेशन, अर्लियर इंफॉर्मेशन। अब देखिए सुनामी आती है, फ्लड आते हैं, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है, स्टॉर्म आते हैं, इनकी पता उन्हें नहीं होती।
तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल बुलेटिन क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टडी करके और उनको पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते हैं, ताकि वो पहले इसके लिए रेडी हो सके, अपने क्रॉप को बचा सके। वो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, रेडियो से, टेलीविजन पे और आपको पेपर के थ्रू बताया जाता है। पेपर, रेडियो के थ्रू एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं और न्यू चेंजेस जो आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द सेक्टर ऑफ फर्टिलाइजर, इन द सेक्टर ऑफ पेस्टिसाइड, इन द सेक्टर ऑफ सीड, वो सारे न्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत जरूरी है और रिफॉर्म टू मीट द नीड ऑफ द ग्रेन फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन मैं इसके बाद आपको भेजूंगा, उसका आप आंसर देंगे। थैंक यू।